देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो रीएब्जॉर्प्शन है डिफरेंट फिल्ट्रेट की, लेकिन किस पार्ट से? पीसीटी। और तकरीबन कोई 70 से 80% जो फिल्ट्रेट है इसकी रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी से होती है। और इसका एक रीज़न अगर एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड पीसीटी विच हेल्प इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम फिल्ट्रेट? बिकॉज इट कंटेन ब्रश बॉर्डर। इसके अंदर क्या होता है? ब्रश बॉर्डर। जो पीसीटी है इसके इनसाइड पे इस तरह फिंगर लाइक ब्रश बॉर्डर्स होती है, एंड दिस ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम फिल्ट्रेट। क्लियर है? इस तरह के हम कहते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर विलाय है और विलाय का काम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। इसी तरह सब्सटेंसेस की रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? ब्रश बॉर्डर, एंड दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? पीसीटी। ठीक है, अभी पीसीटी के बाद देखिए पीसीटी में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की है, जितना भी सोडियम अंदर जाएगा दिस विल अलाउ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो पीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन है इसके अंदर ऑस्मोलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं आइसोऑस्मोलर रीअब्जॉर्प्शन। अब जब फिल्ट्रेट यहाँ पे पहुंच जाते हैं, पीसीटी खत्म हो जाती है, तो फिर लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो जाता है। कौन सी चीज? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का जो पहला पार्ट है इसको हम थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहेंगे, दूसरे को हम थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहेंगे। तो पहले आप लोग हेडिंग दे दें थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ से किन किन चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन होती है और ये एरिया किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देखिए ये एरिया हम डिस्कस करेंगे कि थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसमें कौन कौन सी चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन होती है। पहले इसकी थ्योरेटिकल 2-3 बातें लेके, नंबर 1, दिस सेगमेंट इज permeable to water molecule because of aqua पोरेन चैनल। ये अभी हम डायग्राम में ड्रा करेंगे, पहले इसकी थ्योरी लिखे। नंबर 2, it is due to medullary hypertonicity। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, this segment is impermeable to sodium solute। ठीक है, permeable to what? आंसर इज सोडियम। ये जो सेगमेंट है ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब होने नहीं देती। यहाँ पे अगर सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस सेगमेंट make urine more concentrated। ऐसा करें, make urine more concentrated, so therefore this segment is called concentrated segment of the nephron। इस तरह के पीसीटी आइसोऑस्मोलर था, तो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या है? कंसंट्रेटिंग सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन है। ठीक है, अब इसकी डायग्रामेटिकल व्यू देखते हैं कि इसकी डायग्रामेटिकली कैसे हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 लाइनें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट दिस बोमेन कैप्सूल, तो बोमेन कैप्सूल के बाद कौन सा पार्ट पड़ा है? पीसीटी, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जहाँ पे पीसीटी खत्म होती है तो लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लूप ऑफ हेनले का जो पहला पार्ट है इस पर थोड़ा सा जनाब थिन हो जाता है। क्या हो जाता है? थिन। और ये पार्ट नीचे की तरफ जाता है, तो असेंडिंग है कि डिसेंडिंग? जिसको हम कहते हैं थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर इसके बाद जो पार्ट इस तरह स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा वाइडर हो जाता है। तो ये थिक है कि थिन? ये थिक है और ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको हम थिक असेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक्चुअली दिस पार्ट इज इजी बट दिस पार्ट इज अ बिट ट्रिकी। ठीक है, लेकिन वी विल डिस्कस इट वेरी इजी वे। इस पूरे एरिया को देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस होल एरिया इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले।
ये लूप ऑफ हिनले है। अब ये वाला जो पार्ट है शाबाश, ये कौन सा लिम है? सेन डिसेंडिंग लिम। अब देखें यहाँ पे सोडियम मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा, वाटर, ये सारी चीजें फिल्टर हुई थी। अब मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ऑलरेडी कहाँ से हुई है? पीसीटी। यहाँ से सोडियम रीअब्जॉर्ब हुआ है कि नहीं? यहाँ से ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब हुए हैं, यहाँ से अमाइनो एसिड भी रीअब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी रीअब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ से बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब हुआ है, एक्सेट्रा, फॉस्फेट भी रीअब्जॉर्ब हुआ है। लेकिन कुछ फिल्ट्रेट स्टिल यहाँ पे मौजूद है कि नहीं? अब देखें यहाँ पे, अब बात यह समझनी है कि जब पीसीटी खत्म हो जाए तो जहाँ तक पीसीटी की बात है, जितना सोडियम जाएगा, याद रखें कुछ बुक्स वाले कहते हैं कि यहाँ से जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो 65 से लेके कितना परसेंट है? 67। सम बुक से 65, सम बुक से 67। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि पीसीटी से 100% सोडियम में से कितना रीअब्जॉर्ब होता है, तो 65 to 67%। फिर अगर कोई बंदा आप लोगों से ग्लूकोज के बारे में पूछे, याद रखे 100%। कितना परसेंट? 100। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन इज ओनली वन, दैट इज कॉल्ड पीसीटी। पीसीटी के बाद ग्लूकोज कहीं और से रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकती। नंबर 2, इसके बाद लेके अमाइनो एसिड इज 100%। ये भी कितना होता है? 100%। जो बाइकार्ब है ये नियरली 100%, बट राउंड अबाउट 95%। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है, एमसीक्यूज 2 है। नंबर 1 देखिए, वो कौन सी केटाइन है जो बीपी को रेगुलेट रखता है? वो सोडियम है। लेकिन वो कौन सी चीज है जिस पर डायबिटीज डिपेंड करती है? वो ग्लूकोज है। तो एग्जाम में दोनों आते हैं कि हाउ मच परसेंट सोडियम इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी? 65 to 67%। अगर ग्लूकोज की बात आ जाए एग्जाम के अंदर, ऑलमोस्ट 100%। तो 100% ग्लूकोज इज फिल्टर and 100% glucose is reabsorbed back into the blood from which part? PCT, proximal convoluted tubule। अब इधर प्लीज याद रखें, किडनी जो है वो 2 पार्ट से बनी होती है, रीनल कार्टेक्स एंड रीनल मेडुला। अब देखें नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन जो है इसका कुछ पार्ट आउटर पार्ट में आता है और कुछ कहाँ पे? इनर पार्ट। मैं यहाँ पे अगर इमेजिन करूँ, प्लीज याद रखें, इधर इस तरह ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज मेडुला। ये क्या है? ये रीनल कार्टेक्स है। आउटर वाला पार्ट क्या है? कार्टेक्स। ये जो लूप ऑफ हेनले है, बहुत से नेफ्रॉन ऐसे है जिसका लूप ऑफ हेनले किडनी के अंदर पार्ट में मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रीनल मेडुला कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? एक्चुअली वन किडनी कंटेन 1.5 या 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। उन नेफ्रॉन की जो एक्सटेंशन है उसके कुछ पार्ट आउटर में आते हैं, कुछ पार्ट इनर में आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले है वो रीनल मेडुला का हिस्सा होता है। क्या होता है? मेडुला। वोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सारे किस में आते हैं? रीनल कार्टेक्स में आते हैं। अब इधर प्लीज आप लोग की फोकस चाहिए। यहाँ तक फिल्ट्रेट आ गई है, ये क्लियर है कि नहीं? ये पार्ट तो हम क्लियर कर चुके हैं ना। जब फिल्ट्रेट यहाँ पे आ चुकी है उसमें स्टिल सोडियम मौजूद है कि नहीं? हाँ जी। कितना परसेंट सोडियम वापस गया है? 67। तो 33% सोडियम स्टिल मौजूद है यहाँ पे। फिर इसके बाद कुछ क्लोराइड मौजूद होंगे कि नहीं? Cl-, वाटर मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं? पोटासियम होंगे कि नहीं? These electrolytes after PCT enter to the thin descending loop of Henle। क्लियर है? अब जो thin descending loop of Henle है, इधर देखें, यहाँ पर इसकी जो सेल्स है, सेल्स इसमें इस तरह छोटे छोटे इस तरह पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स। These are called pores। ठीक है, These are called pores। और ये जो पोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज को अलाउ करने की इजाजत देते हैं ताकि उससे वो लीक हो सके, दैट इज कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। और ऐसे होल लूप ऑफ हेनले के अंदर ये सिर्फ किसको अलाउ करे? वाटर मॉलिक्यूल। इसको एक्वा पोरिन चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा का मतलब क्या है? एक्वा, वाटर को कहते हैं, और पोरिन मीन पोर। तो ऐसे छोटे छोटे पोर जिससे हम वाटर को रीअब्सॉर्ब करें, किस पार्ट से? थिन डिसेंडिंग लिम्ब। इसका नाम क्या है? एक्वापोरिन चैनल। तो यहाँ पे जनाब जो वाटर है ये बाहर आएगी, एंड वी कैन से दिस वाटर इज लीक आउट ऑफ इनटू दी रीनल मेडुला। ये कहाँ पे जाएगी? रीनल मेडुला। बात समझ गए क्या नहीं? अब मुझे ये बताएं कि जो ये देखिए ये वाला कौन सा? ये ल्यूमिन है। ये क्या है? ल्यूमिन है। अब ये चीजें तो आगे यूरिन का हिस्सा बनने जा रही है ना। अब प्लीज फोकस करें तो समझ आएगी। मैं इन चीजों से किस चीज को बाहर निकाल रहा हूँ? वाटर। तो यहाँ पे वाटर की मिकदार क्या हो जाएगी? कम क्या ज्यादा?
जब वाटर कम हो तो सल्यूट का लेवल क्या रह जाएगा, ज्यादा, तो टोनिसिटी ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा होगी। इसलिए थिन डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले इज मेक द यूरिन कंसंट्रेटेड। यूरिन कंसंट्रेशन का मतलब कि उसमें वाटर कम हो गया है, सल्यूट का लेवल ज्यादा, ये हाइपरटोनिक सेगमेंट है। क्या है, हाइपरटोनिक सेगमेंट। तो भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द आइसोटोनिक सेगमेंट ऑफ द किडनी। आंसर इज पीसीटी। यहाँ पे ऑस्मोलरिटी पे कोई असर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे किस चीज की रिब्जॉर्प्शन होगी, वाटर। तो वाटर अगर कम है, बट दिस एक्वापोरिन इज इम्परमिएबल टू सोडियम, तो दिस सेगमेंट इज इम्परमिएबल, ये सोडियम को बाहर जाने नहीं देता। तो सोडियम का लेवल ल्यूमेन में ज्यादा रहेगा कि कम, ज्यादा रहेगा, इस वजह से टोनिसिटी भी ज्यादा। इसको हाइपरटोनिक सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। तो जब टोनिसिटी ज्यादा हो तो यहाँ पे यूरिन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा होगी। टोनिसिटी बढ़ने का मतलब सल्यूट का लेवल बढ़ना, सल्यूट का मतलब वाटर का कम होना, तो कंसंट्रेशन होगी कि डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन। तो दिस सेगमेंट मेक यूरिन मोर कंसंट्रेटेड। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे कितनी बातें हो गई। नंबर 1, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले contain aquaporine channel, number 1, which only helps to reabsorb water molecule and impermeable to sodium. So this segment make the urine more concentrated and this segment is called hypertonic segment. एक बात जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं की है वो ये है कि it is due to medullary hypertonicity। अब ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। अब ये चीजें आगे जाएगी, इधर देखे, ये आगे जाएगी और ये किसका हिस्सा बन जाएगी, शाबाश, टेक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसका हिस्सा बनेगी क्या नहीं, टेक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब इधर देखें, इसमें पॉइंट टू बी रिमेंबर इज कि इट कंटेन, इसमें लेके हेडिंग दे दे इसका, टेक असेंडिंग लूप ऑफ, ये तो खत्म हो गया ना टेन डिसेंडिंग, इसका हेडिंग दे दे टेक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इट कंटेन सोडियम, पोटासियम, हाँ जी, 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, इस तरह है कि नहीं, 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, ये सबसे 4 पॉइंट है क्योंकि इस पे लूप डायूरेटिक्स काम करते हैं। जिसने ये चीज याद की उसका फार्माकोलॉजी में 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसका मतलब ये है कि सोडियम, पोटासियम, 2 क्लोराइड, ये 3 चीजें एक ही डायरेक्शन में रिब्जॉर्ब होगी, इसलिए इसका नाम कौन सा ट्रांसपोर्ट है, को ट्रांसपोर्ट है। बात समझ रहे कि नहीं। ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी ट्रांसपोर्ट से एक डायरेक्शन में फ्लो करे तो उसका नाम क्या है, को ट्रांसपोर्ट है। चाहे वो 2 हो, 3 हो, 10 हो या 20 हो, लेकिन शर्त यह है कि उन सब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब इधर देखिए, जहां पे आते हैं, ये एक एरिया है, प्लीज फोकस करें यहाँ पे, ये एक एरिया है, या चल ऐसा करते आसान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द सेल्स ऑफ विच एरिया, क्या बस, टेक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है ल्यूमिनल सरफेस के ऊपर, कौन से सरफेस, ल्यूमिनल सरफेस, और इस ट्रांसपोर्टर के जरिए इधर देखें, ये जो चीजें आ रही है आगे, तो इसमें सोडियम है कि नहीं, इसमें पोटासियम भी है, ठीक है, और क्लोराइड भी है, लेकिन सोडियम, पोटासियम, ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव, ये बात समझने वाली। सोडियम, पोटासियम इज पॉजिटिव, तो कितने चार्जेस हो गए, डबल, 2 चार्जेस हो गए। 2 डबल को कंपनसेट करने के लिए 2 डबल क्या चाहिए, नेगेटिव, तो क्लोराइड एक जाएगा कि 2, ये इसलिए 2 क्लोराइड आता है। क्लियर है कि नहीं। सोडियम, पोटासियम, 2 क्लोराइड है। अब यहाँ पे देखें, ये ट्रांसपोर्टर सोडियम को अंदर लेके जाएगा, पोटासियम को भी अंदर लेके जाएगा, और क्लोराइड को भी अंदर लेके जाएगा। यहाँ तक बात समझ रहे कि नहीं। अब यहाँ पे सोडियम आ गया, हाँ जी, पोटासियम आ गया, और 2 क्लोराइड आ गया। अब यहाँ पे कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और क्लोराइड, ये तो आपस में बॉन्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि सोडियम Na+ और क्लोराइड Cl- है। जो सोडियम क्लोराइड है, ये रीएब्जॉर्ब होने के बाद नीचे चली जाती है, मेडुला के अंदर बैठ जाती है। कहाँ पे जाती है, मेडुला के अंदर बैठ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है, जो पोटासियम है वो रीएब्जॉर्ब होने के बाद नीचे नहीं जाती, ये बात समझनी। देखें, अब यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो गई कितनी चीजें, 3, सोडियम, पोटासियम, 2 क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है, ये तो यहाँ से रीएब्जॉर्ब होने के बाद नीचे जाएगी,
लेकिन क्लोराइड नीचे नहीं जाएगी। अब मैं यहाँ पे यह कहता हूँ कि जो सोडियम है शाबाश, ये किधर जाएगी, नीचे बैठेगी मेडुला के अंदर के नहीं, और इसके साथ भी क्या चीज आएगी, क्लोराइड आएगी। क्या चीज आएगी, क्लोराइड। अगर नहीं आ सकती नीचे तो क्या है, पोटाशियम। पोटाशियम रीअब्सॉर्ब होने के बाद सेल के साथ ही रहता है, और ये जब ये ज्यादा आएगी ज्यादा, तो ये हाई, यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये बहुत हाई चीजें है। यहाँ की बात है, आसान नहीं है, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूँ लिखना बंद करें, जहाँ पे आप लोगों ने लिखना है मैं टाइम दे दूंगा, लेकिन पहले तो समझने की कोशिश करें। ये डायग्राम कल देखोगे समझ नहीं आएगी कि सर ने यहाँ पे क्या बताया था। एक एक चीज इंपोर्टेंट है, यहाँ पे जो नीचे चीजें आ रही थी उससे तो वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया क्या, नहीं, और सोडियम पोटाशियम क्लोराइड ये चीजें आगे चलती रही। जब ये थिक असेंडिंग लिम्ब में चली गई तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है, को ट्रांसपोर्ट है, जिसने सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को वापस इधर फेंकना है। बस समझ गए, ये एरिया कार्टेक्स है और ये एरिया क्या है, मैं कहता हूँ ये एरिया रीनल क्या है, शाबाश, मेडुलरी पार्ट है कि नहीं, दैट इज रीनल मेडुलरी पार्ट। अब इधर देखें प्लीज, यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है ये नीचे जाएगी, किधर जाएगी, मेडुला के अंदर नीचे जाएगी, क्योंकि ये सल्यूट है, इसकी ग्रेविटी है। पोटाशियम नीचे नहीं जाती। अब यहाँ पे कुछ चार्जेस है मेडुला के अंदर कि वो पोटाशियम को नीचे जाने नहीं देती। बस समझ रहे कि नहीं। अब ये जो पोटाशियम है ये जब ये ट्रांसपोर्टर अंदर करेगी, सेल के साथ जमा होता जाएगा, तो यहाँ पे पोटाशियम की लेवल ल्यूमिन में क्या हो जाएगी, हाँ, इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, ल्यूमेन में कम हो जाएगी, क्योंकि ल्यूमेन से तो हम अंदर लेके जा रहे हैं, ल्यूमेन में कम होगी, मेडुला के अंदर बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं। जब पोटाशियम की लेवल यहाँ पे कम हो जाए, अब यार देखिए सोडियम क्लोराइड तो नीचे चले जाएगी, तो यहाँ पे अगर पोटाशियम की लेवल क्या हो जाए, शाबाश, कम हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पोटाशियम ज्यादा। अब ये पोटाशियम इन बिटवीन द सेल फ्लो कर सकता है, जो सोडियम क्लोराइड नहीं कर सकता। बस समझ रहे कि नहीं। अब ये जो पोटाशियम है हाइयर कंसंट्रेशन से किधर जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन, और रीअब्सॉर्ब होने के बाद दोबारा किस में जाएगी, ल्यूमेन में जाएगी, लेकिन सेल के जरिए नहीं जाएगी, बिटवीन द सेल जाएगी। पहले तो ये सेल में किया था ना, सेल से को ट्रांसपोर्ट के जरिए किया था, लेकिन ये पैरा सेलुलर ट्रांसपोर्ट करेगी। क्या करेगी, पैरा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। बात समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे जब पोटाशियम हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर में आएगी तो जोर से एक फ्लक्स के जरिए आएगी कि नहीं, तो पोटाशियम जोर के साथ ल्यूमेन में फिर क्या होगा, ज्यादा या कम, ज्यादा होगा। अब आप लोग ये कहोगे अगर इससे अंदर होने फिर वापस आने तो फायदा क्या हो, समझ गए कि नहीं। एक क्वेश्चन है कि नहीं। चलो सोडियम क्लोराइड तो अंदर चले गए और उसने आगे कुछ करना है, पोटाशियम अंदर जाने के बाद वापस आया, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, फायदा क्या है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने करना है, जिसने भी आप लोगों को फिट नहीं पढ़ानी, ये चीज करना है, साइन ऑफ गुड स्टूडेंट, कि सर पोटाशियम इज रीअब्सॉर्ब बट इट कम बैक टू द ल्यूमेन, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, पहले से ल्यूमेन में किया ना, क्यों नहीं होना चाहिए था। इसका एक वजह है, वजह ये है अगर ये पोटाशियम अब बात इसलिए सुन ली, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करने बाद में भी, पोटाशियम अगर रीअब्सॉर्ब ना होता तो यहाँ से जो पोटाशियम ने आना था आहिस्ता आहिस्ता, तो ये तो फिर आगे चला जाता, किधर चला जाता, आगे। तो यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर पोटाशियम लोड कम होता कि ज्यादा, हाँ। इसकी मिसाल एक रवा पानी की तरह है। अब पोटाशियम अगर रीअब्सॉर्ब ना होता तो ल्यूमेन में इधर खड़ा होता कि आगे चला जाता, आगे। तो इस सेगमेंट के अंदर इसका लोड क्या होता, कम होता। हम इसको रीअब्सॉर्ब इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे एक सर्टेन लेवल अचीव करे, और वो फिर एकदम यहाँ पे आकर एकदम यहाँ पे लोड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए, ज्यादा। अब लोग कहोगे ज्यादा लोड का फायदा क्या है, वो ये है कि इन चीजों के साथ साथ कैल्शियम आती है कि नहीं, इन चीजों के साथ साथ कैल्शियम भी आ रही होती है, इन चीजों के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम भी होता है। Ca++ इज कैल्शियम, Mg++ इज मैग्नीशियम। बातें समझ रहे। अब कैल्शियम मैग्नीशियम को हम जाया नहीं कर सकते, वो भी क्या करने चाहिए, रीअब्सॉर्ब। और कैल्शियम मैग्नीशियम की इफेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन किस सेगमेंट से होती है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ सेंडे। लेकिन अल्लाह ने कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए कोई ट्रांसपोर्टर पैदा नहीं किया है। अब याद रखें, जो कैल्शियम मैग्नीशियम है उसको अगर आगे हम ले गए ये तो फिर यूरिन में जाएगा, लेकिन हम कैल्शियम को जाया नहीं कर सकते, तो उसको रीअब्सॉर्ब तो करना है ना। अब इसकी रीअब्सॉर्प्शन के लिए एक ऐसा धक्का चाहिए ताकि ये जोर से अंदर कर सके,
और ये दोनों कौन से चार्ज है? पॉजिटिव। तो उसके लिए यहाँ पे किसका लोड बढ़ना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव, और वो पोटाशियम है। वो क्या है? पोटाशियम है। पोटाशियम लोड जितना ज्यादा होगा तो दोनों को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल। अगर ये इधर है और इसको रिपेल करे तो अंदर की तरफ पुश करेगा कि नहीं? और ये कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों पैरासीलर ट्रांसपोर्ट के जरिए भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। अगर ये पोटाशियम बल्क हम ना बढ़ाते तो हम कैल्शियम मैग्नीशियम को रीअब्सॉर्ब ना कर सकते थे। अब इसका फायदा समझ गए कि नहीं? पोटाशियम जो है इसको एक दफा रीअब्सॉर्ब करना है, लेकिन इसका यहाँ पे अगर एक लेवल बहुत बढ़ जाए तो उसको दोबारा ल्यूमेन में फेंकना है ताकि ये पॉजिटिविटी को क्या करे? बढ़ाए, और वो इतना रिपेलिंग फोर्स क्रिएट करे कि वो किसको रीअब्सॉर्ब करे? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को रीअब्सॉर्ब करे। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, लूप डायूरेटिक का नाम सुना है कि नहीं? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लूप डायूरेटिक? फ्यूरोसिमाइड। लेजेक्स इंजेक्शन जो आता है, लेजेक्स फ्यूरोसिमाइड, ये इसको ब्लॉक करता है। अब लोग कहोगे सर इसमें कितनी कहानी? देखे, विच डायूरेटिक्स, व्हाट इज डायूरेटिक्स, व्हाट इज डायूरेटिक्स? हाँ हमजा बताएगा, एक मिनट हमजा, व्हाट इज डायूरेटिक्स? हाँ व्हाट इज डायूरेटिक्स? समाज इस स्टेज पे आप लोगों को आना चाहिए। व्हाट इज डायूरेटिक्स? व्हाट इज डायूरेटिक्स? व्हाट इज डायूरेटिक्स? प्लीज सिंपल यार, ये खफा करने वाली चीज है, याद होना चाहिए। डायूरेटिक्स इज अ एजेंट विच इंक्रीज यूरिनेशन, दैट्स इट। हर वो चीज जो आपकी यूरिन आउटपुट बढ़ाए तो उसका नाम क्या है? डायूरेटिक। अ ड्रग विच कैन कॉज डायूरेसिस, डायूरेसिस मीन मोर यूरिनेशन। तो वो यूरिनेशन कैसे होगी कि हम सेल से ड्रा करेंगे तो यूरिन का हिस्सा बनेगी, उसका नाम क्या है? और ऐसा डायूरेटिक जो किस पे काम करे? लूप ऑफ हेनले पे काम करे तो उसका नाम क्या है? लूप डायूरेटिक। हाँ जी, तो इसका एग्जांपल क्या है? फ्यूरोसिमाइड। ठीक है, फ्यूरोसिमाइड। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे जो फ्यूरोसिमाइड ड्रग है लेजिक्स के नाम से, ये इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेगा। अब सुन ले, इस ट्रांसपोर्टर कौन सा? सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ब्लॉक करेगा। तो ये तीनों चीजें फिर जाएगी नहीं, जब ये नहीं जाएगी तो सोडियम तो आगे जाएगा, और यहाँ से सोडियम की जो रीअब्सॉर्प्शन है वो कितना परसेंट होती है? 25। तो 33% रहा था कि नहीं? उसमें 25% सोडियम इस असेंडिंग लिम्फ से वापस जाती है। अगर लूप डायूरेटिक उसको ब्लॉक करे तो सोडियम वापस रीअब्सॉर्ब नहीं होगी, बल्कि किधर जाएगा? यूरिन में। और सोडियम हमेशा किसको ड्रैग करता है? वाटर को। और जब ये वाटर को भी यूरिन में लेके जाएगा इंक्रीज वॉल्यूम होगा कि नहीं? तो डायूरेटिक है। कितना परसेंट डायूरेसिस होगा? 25%। अगर सोडियम हम रीअब्सॉर्ब ना करें तो ये तो यूरिन में जाएगा, तो बॉडी का सोडियम ज्यादा होगा कि कम? हाँ, कम हो जाएगा, जिस वजह से बीपी कम। इसलिए लूप डायूरेटिक हाइपरटेंशन लोग भी लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये एक्सेस फ्लूइड को निकालकर बीपी को क्या करता है? कम, क्योंकि इट इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ व्हाट? सोडियम। पोटाशियम जा सकेगा? हाँ, पोटाशियम रीअब्सॉर्ब होगा। तो ये पूरा का पूरा इसने कोर ट्रांसपोर्ट ब्लॉक किया है। सोडियम भी यूरिन में जाएगा और तो इसका लेवल बॉडी में कम, हाइपोकेलेमिया। लूप डायूरेटिक एक साइड इफेक्ट हाइपोकेलेमिया। क्लोराइड क्या होगा? हाइपोक्लोराइडीमिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये ना चले तो मैग्नीशियम कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होंगे नहीं, तो हाइपोमैग्नीसीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। तो लूप कैन लूज कैल्शियम। लूप डायूरेटिक क्या करते हैं? कैल्शियम लूज करते हैं। वजह यह है कि कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए इस ट्रांसपोर्ट का होना जरूरी है कि नहीं? और यह ट्रांसपोर्ट कौन ब्लॉक करता है? लूप डायूरेटिक। तो लूप डायूरेटिक कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करेंगे या कैल्शियम को लूज करेंगे? लूज करेंगे, हाइपोकैल्सीमिया। जो थायराइड है वो कैल्शियम रीअब्सॉर्ब करते हैं, इसमें फर्क ये है। अब ये हम आगे पढ़ेंगे, फिर से एक दफा सुन ले। ये कौन सा सेगमेंट है? टेक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें एक ट्रांसपोर्टर है सोडियम पोटाशियम। प्लीज लिखना नहीं है, मैं 1-2 मिनट टाइम दूंगा। ये तीन से जब रीअब्सॉर्ब हो जाए तो सोडियम क्लोराइड तो नीचे जाएगी, लेकिन पोटाशियम कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम। तो हायर से लोअर की तरफ इन बिटवीन द सेल ल्यूमेन में आएगी और यहाँ पे एक पॉजिटिव रिफ्लक्स क्रिएट करेगी। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? पोटेंशियल।
पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट जब होगी तो दिस इज एनफ फॉर द रिपेलिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ से मैग्नीशियम और कैल्शियम रीअब्सॉर्ब हो गई कि नहीं? हाँ जी, रीअब्सॉर्ब। और ये पोटाशियम फिर किसके साथ यहाँ पे मिलेगा? सोडियम 2 क्लोराइड, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जाएगी और फिर ये जनाब इस तरह होता रहेगा। क्लियर है कि नहीं? मुझे ये बताए कि जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इसमें किस चीज की रीअब्सॉर्प्शन हो गई? नंबर 1 सोडियम, नंबर 2 क्लोराइड, नंबर 3 पोटाशियम, नंबर 4 कैल्शियम, नंबर 5 मैग्नीशियम। ये 5 तो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए इसको ट्रांसपोर्ट का चलना ये जरूरी है। ठीक है जी। अब आते हैं एक पॉइंट की तरफ। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, अब ऑस्मोलरिटी या टोनिसिटी जो है ये सोडियम ज्यादा बढ़ाता है कि क्लोराइड बढ़ाता है? हाँ जी, प्रीवियस लेक्चर में याद करें ना, टोनिसिटी सोडियम पे इफेक्ट करती है। अब देखें यहाँ पे प्लीज सुन ले, यहाँ पे ये मेडुला है। क्या है? मेडुला है। अब यहाँ पे ये सारे के सारे जो सेल है ये 3 चीजों को यहाँ पे लेके आने की कोशिश करती है। मैं यहाँ पे आसान बना देता हूँ। इसमें सोडियम आता है कि नहीं? 2 क्लोराइड और पोटाशियम। लेकिन नीचे जो है ये तो सोडियम क्लोराइड आता रहेगा ना, सोडियम क्लोराइड का लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब इधर देखें ये कौन सा पार्ट है? पीसीटी। यहाँ पे ऑस्मोलरिटी नॉर्मल है कि एब्नॉर्मल? मिली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मतलब 292 से लेके 310 का एवरेज कितना बनता है? 300। यहाँ पे कितना होगा? नॉर्मल है यार, ये पीसीटी है सारा, और पीसीटी में जितना वाटर रिजॉर्व होगा उतना सोडियम भी, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ये कार्टिक्स का है। अब आते हैं हम मेडुला के अंदर। मेडुला में जब ये स्टार्ट हो जाए, सुन ले, ये स्टार्ट हो जाए तो यहाँ से किस चीज की रिजॉर्प्शन होती है? सोडियम क्लोराइड। और ये सल्यूट है। क्या है? सल्यूट है। प्लीज याद रखें एग्जाम में, ये वाहिद सेल है, ये जो पीसी थिक असेंडिंग लिम्फ कि सोडियम के पीछे ना होने के बराबर कौन पीछा करती है? वाटर। यहाँ पे सोडियम के साथ इक्वली वाटर जाता है, यहाँ पे सोडियम के साथ ना होने के बराबर कौन जाता है? वाटर। ये सेगमेंट जो है सल्यूट से बढ़ता जाएगा कि वाटर से? तो ऑस्मोलरिटी ज्यादा 600 मिली ऑस्मोल पे पहुंच जाएगा। जितना हम नीचे जाएंगे, ये सोडियम क्लोराइड नीचे जाते हैं तो ऑस्मोलरिटी ज्यादा। एक वक्त आता है कि मेडुला के अंदर ऑस्मोलरिटी 12 हो जाती है। द मोस्ट कंसंट्रेटेड पार्ट ऑफ द होल किडनी दैट इज रीनल मेडुला। ठीक है, जहां पे लूप ऑफ क्या है? हेनले। अब प्लीज सुन ले, यहाँ पे मेडुला के अंदर ऑस्मोलरिटी क्या है? ज्यादा। और ज्यादा ऑस्मोलरिटी का मतलब क्या है? ज्यादा सोडियम। और जहाँ पे सोडियम होता है तो अपने सामने वाले बंदे से क्या ड्रा करेगा? और ये वाटर वो थिन डिसेंडिंग लिम्फ से ड्रा करता है। अब आप समझ गए कि नहीं? यहाँ पे ऑलरेडी सोडियम क्या है? ज्यादा। यहाँ पे सोडियम क्या है? कम। तो दिस सेगमेंट इज सोडियम व्हाट? वजह यह है कि यहाँ पे ऑलरेडी हाइयर है तो लो से हाई की तरफ नहीं जा सकती, लेकिन ये सोडियम चाहेगा कि यहाँ से क्या ड्रा करे? वाटर ड्रा करे। तो थिन डिसेंडिंग लिम्फ से वाटर का जाना, इसका वजह मेडुला के अंदर टोनिसिटी का बढ़ना के कम, जिससे दिस इज ड्यू टू मेडुलरी हाइपरटोनिसिटी। इस कंसेप्ट का मतलब ये है। क्लियर है कि नहीं? तो एक पॉइंट के अंदर बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ पे जो वाटर का जाना है, वाटर का जाना ये इनडायरेक्टली यहाँ पे ज्यादा सोडियम की वजह से है। बात समझ गए कि नहीं? अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को नीचे लिखे नोट में, मैंने आप लोगों को क्लास के फर्स्ट में 2 दिन पहले क्या बताया था? जिसने किडनी पढ़ी उसने 3-4 सिस्टम पढ़े, इतने इम्पोर्टेंट है। और जिसने क्लास आया क्या उसका भी किडनी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम एक सेंटेंस पे 2 घंटे से लगे हैं, वो खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके एक एक वर्ड के अंदर मेन कंसेप्ट छुपा हुआ है। जिससे किडनी एक टाइप ऑफ मैथमेटिकल सिस्टम, तो उसको आप लोगों ने याद भी रखना है, उसको मेहनत भी करनी है। ठीक है, यहाँ पे लेके कि वाटर reabsorption from where? Thin descending loop of Henle and sodium, हम मेन सोडियम की बात करते हैं। reabsorption from where? thick ascending
लूप ऑफ हेनले इज नोन एज, इसका एक नाम है क्या बस, एनीवन इन द होल क्लास। डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर का रीब्जार्ब इधर की तरफ होना और असेंडिंग से किसका रीब्जार्ब इधर की तरफ होना, सोडियम। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? हाँ जी, ये फर्स्ट एड में नहीं है, ये टेक्स्ट बुक में है क्या बस, इसका एक नाम है, दैट इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। ठीक है जी। अब इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का मतलब ये है कि सुन ले, काउंटर करंट मल्टीप्लायर दैट इज अ मैकेनिज्म व्हिच डील विद लूप ऑफ हेनले कंसेप्ट। ये किसके साथ आता है? लूप ऑफ हेनले। और ये हमें मेडुलरी की हाइपरटोनिसिटी एक्सप्लेन करता है। और इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मेन मतलब ये है कि इट हेल्प्स टू रीअब्सॉर्ब इनफ सोडियम एंड सोडियम इज अट्रैक्टेड विच मॉलिक्यूल फ्रॉम थिन डिसेंडिंग लिम्ब, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बस, ये कौन सा आर्टीरियोल है? एफरेंट। क्या है? एफरेंट। ये क्या है? इफरेंट। अब इधर देखें, ये कौन सी कैपिलरी थी यहाँ पे? पेरे। और यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जब नीचे आती है, इधर देखिए ये इस तरह ब्लड होता है, ब्लड। दिस इज अ कैपिलरी विच सराउंडिंग विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? हाँ जी, लूप ऑफ हेनले। एक्सीलेंट। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी किसके सामने होती है? पीसीटी। वही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जब थोड़ी सी नीचे आ जाती है और पीसीटी के बाद वो किसको सराउंड करती है, उसका नाम क्या बन जाता है? ये कौन बता सकता है? द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी विच इज फ्रंट ऑफ द पीसीटी, जब वो नीचे एक्सटेंड होकर किसके इर्द गिर्द रैप हो जाती है, लूप ऑफ हेनले, उसका एक स्पेशल नाम बनता है विच इज कॉल्ड वेजा रेक्टा। तो क्या कहते हैं? वेजा रेक्टा। So what is vasa recta? It is a peritubular capillary, but it is mainly surrounded the loop of Henle. अब इस वेजा रेक्टा के अंदर याद रखें, हम कहते हैं ना कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये सारे ब्लड में होते हैं, तो लूप ऑफ हेनले को ये सोडियम वगैरह प्रोवाइड करना है, तो ब्लड का भी काम है। तो इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर सोडियम और वाटर की मॉलिक्यूल को बैलेंस रखना, इसमें ब्लड का रोल हो सकता है कि नहीं? और वो ब्लड किस कैपिलरी से मिलेगी? वेजा रेक्टा। वेब एग्जाम में आता है कि विच कैपिलरी play a role in counter current multiplier mechanism? Answer will be vasa recta। क्लियर है कि नहीं? तो vasa recta है। अब देखें यहाँ पे ये thick ascending loop of Henle है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ऑस्मोलरिटी है, देखें अब ये कंसंट्रेटेड पार्ट है। क्या है? कंसंट्रेटेड पार्ट है। अब इधर देखें शाबाश, आखिरी यहाँ पे जितने सोडियम ने जाना था उतने अमाउंट में वाटर भी जा रहा था। तो कौन सा पार्ट था? आइसोटोनिक सेगमेंट था। ऐसा है कि नहीं? यहाँ से सिर्फ कौन सी चीज आ रही थी बाहर, लेकिन सोडियम इम्परमिएबल है, तो ये कौन सा है? हाइपरटोनिक है। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट है कि नहीं? लेकिन जितना सोडियम जाते उतना वाटर हो, तो यहाँ पे ल्यूमेन में वाटर का लेवल इसमें क्या है? ज्यादा। तो डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। ये कौन सा है? डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन है। ये सारे एमसीक्यूज है। आइसोटोनिक सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन वाज पीसीटी, हाइपरटोनिक सेगमेंट इज थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, बट डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन इज व्हाट? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है जी कि नहीं? यहाँ पे ये सारे के सारे इंपोर्टेंट। अब देखें जब हम आगे जाएंगे, हमने सेगमेंट को क्या बनाना है? डाइल्यूट बनाना है। इसलिए कहते हैं पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें तो पेशाब में सोजिश नहीं होगी। इसका वजह यह है कि वी नीड मोर वाटर इन द यूरिन, हमें ज्यादा वाटर यूरिन में चाहिए। और किडनी की मिसाल मछली है, इसको आप पानी देते रहेंगे इट विल वर्क वेल, लेकिन बगैर पानी ये काम नहीं कर सकती। तो आगे जितना जाएंगे तो सेगमेंट क्या होता जाएगा? डाइल्यूट होता जाएगा। क्लियर है क्या नहीं? अभी तक हमने 3 एरिया एक्सप्लेन किया है, पीसीटी, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड डीसीटी। अभी हम स्टार्ट करेंगे डीसीटी के बारे में। आज से स्टार्ट करें या कल स्टार्ट करेंगे? हाँ, ज्यादा हो गया। ये सारी की सारी देखिए, पूरे नेफ्रॉन को समझना, पूरे किडनी को समझना, क्योंकि किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन मतलब एक किडनी है। तो इंशाल्लाह कल हमारा टारगेट
DCT पे होगा। फिर DCT को हम डिवाइड, इधर देखें कल के लिए क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह। DCT का जो पहला हाफ है इसको अर्ली DCT कहते हैं और आखिरी हाफ को हम लेट DCT कहते हैं। तो इसमें अलग रीअब्जॉर्प्शन है, इसमें अलग रीअब्जॉर्प्शन है। फिर कलेक्टिंग डक्ट एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, वो हम पढ़ेंगे। तो वो चीजें देखें यहाँ पे, इधर प्लीज सुन ले। पहले हमने चीजों को क्या किया था, फिल्टर। क्या किया था, फिल्टर। उसे कुछ बहुत सारी चीजें हमने क्या की है, मुख्तलिफ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में, PCT में, लूप ऑफ हिनले में, कल DCT में। तो जो फिल्ट्रेट था उससे हम माइनस करेंगे किसको, रीअब्जॉर्प्शन को। और कुछ चीजें ब्लड में है, कैपिलरी में है, जो हम यूरिन के साथ ऐड करेंगे, उसका नाम क्या था, सिक्रीशन। तो फिल्ट्रेट से अगर हम रीअब्जॉर्प्शन माइनस करें और क्या चीज ऐड करें, सिक्रीशन, तो आखिर में क्या बनेगी, यूरिन बनेगी। तो होप ये है कि कल या यूरिन बनाए या परसों यूरिन बनाए। क्लियर है कि नहीं, पता होना चाहिए कि यूरिन कैसे बनता है और यूरिन बनने के बाद उसकी कंपोजिशन क्या है। और अगर हम यूरिन RE करें, रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन टेस्ट करें, तो उसमें हमें कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए कि घर में बैठे किसी का यूरिन लैब टेस्ट देखकर हमें पता चले कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो पहले तो हम फिल्ट्रेट पढ़ने के बाद रीअब्जॉर्प्शन सारा करेंगे, फिर सिक्रीशन करेंगे और आखिर एट द एंड यूरिन बन जाएगी। ठीक है जी, एंड दैट विल बी द ठीक है। ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, कल मिलते हैं 12:45।